विनीत सिंह एकेडमी ऑफ बायोलॉजिकल साइंस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं पैरामीशियम रिप्रोडक्शन के दूसरे पार्ट की, जो है कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिससे बीएससी के फर्स्ट ईयर के सिलेबस में एक फुल क्वेश्चन बनता है पूरे 10 नंबर का, और कंपटीशन के लिहाज से भी यह काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो बाइनरी फिजन के बाद दूसरे तरीके का रिप्रोडक्शन जो पैरामीशियम काउडेटम करता है वह है कॉन्जुगेशन। यह एक प्रकार का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी माना जाता है, क्योंकि इसमें दो पैरामीशियम के बीच जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियस का आदान प्रदान और फ्यूजन होता है। तो आइए समय न नष्ट करते हुए हम बात करते हैं कॉन्जुगेशन की प्रक्रिया की। जैसा कि यह आप जो डायग्राम देख रहे हैं, यह आप लोगों के लिए प्रेफर बुक आर.एल. कोटपाल की कॉन्जुगेशन टॉपिक का फिगर है। इसको समझने के लिए हम फिगर नंबर 1 से शुरू करते हैं। फिगर नंबर 1 से शुरू करते हैं। ये है आपका फिगर नंबर 1। फिगर नंबर 1 में हम ये देख रहे हैं कि दो मैच्योर पैरामीशियम आकर के सबसे पहले अपने ओरल ग्रुप सरफेस से एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। तो ओरल ग्रुप देखिए इनका रहता है यहाँ, ये स्थान क्या है ओरल ग्रुप, दूसरे का ओरल ग्रुप है ये। तो ये ओरल ग्रुप पोर्शन पे आकर के क्या है आपस में चिपक गए हैं, और ओरल ग्रुप सरफेस से चिपकने के लिए एक पैरामीशियम को डॉर्सल सरफेस और दूसरे को वेंट्रल सरफेस की तरफ आना पड़ता है, यानी कि एक सीधा रहता है और दूसरा उल्टा रहता है। ओरल ग्रुप सरफेस से चिपकने के बाद, जैसा कि अर्लियर आपको बताया गया है कि पैरामीशियम काउडेटम में दो न्यूक्लियस रहता है, और बड़ा वाला न्यूक्लियस जो रहता है वो वेजिटेटिव न्यूक्लियस रहता है, और जो छोटा वाला न्यूक्लियस रहता है ये रिप्रोडक्टिव न्यूक्लियस रहता है। तो बड़े वाले न्यूक्लियस का कोई काम नहीं रहता है रिप्रोडक्शन में या कॉन्जुगेशन की प्रक्रिया में। तो बड़ा वाला न्यूक्लियस दूसरे डायग्राम में आप देख रहे हैं यहाँ धीरे धीरे डीजनरेट हो रहा है, और यहाँ लिखा भी गया है डिसइंटीग्रेटिंग मैक्रोन्यूक्लियस। तो सबसे पहले क्या होता है, मैक्रोन्यूक्लियस का कॉन्जुगेशन की प्रक्रिया में कोई रोल नहीं है बड़े वाले केंद्रक का। तो सबसे पहले बड़ा वाला केंद्रक ही नष्ट होना शुरू होता है। और उससे पहले मैंने बताया कि दो पैरामीशियम आकर के आपस में सबसे पहले चिपकते हैं। एक को बोलते हैं कॉन्जुगेंट ए और दूसरे को बोलते हैं कॉन्जुगेंट बी। दोनों अपने ओरल ग्रुप सरफेस से चिपकते हैं और बड़ा वाला न्यूक्लियस नष्ट होने लगता है। क्यों नष्ट होता है, अगर आपसे कोई पूछे कि क्यों नष्ट होता है बड़ा वाला न्यूक्लियस, तो बड़ा वाला न्यूक्लियस इसी वजह से नष्ट होता है कि यह एक वेजिटेटिव न्यूक्लियस है, यह वेजिटेटिव एक्टिविटी को रेगुलेट करता है, इसका यहाँ कोई काम नहीं है, इसलिए सबसे पहले यह नष्ट होना शुरू हो जाता है। नष्ट होने के साथ साथ ही दूसरे डायग्राम में आप देख सकते हैं यहाँ कि वेजिटेटिव न्यूक्लियस पूरी तरह से नष्ट हो गया है, और आप देख रहे हैं कि यहाँ डिवीजन हो रहा है। तो यहाँ क्या होता है, यहाँ 2 टाइम्स डिवीजन होते हैं,
माइटोटिक डिवीजन होता है। तो 2 टाइम माइटोटिक डिवीजन में क्या होता है, माइक्रोन्यूक्लियस पहली बार डिवाइड होगा तो 2 न्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर बनाएगा, और दूसरी बार जब डिवाइड होता है तो 4 न्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर बना लेता है। और ऐसा कॉन्जुगेंट ए भी करता है और कॉन्जुगेंट बी भी करता है। तो 2 टाइम डिवीजन हो गया इसमें। 2 टाइम डिवीजन होने के बाद अब आप आगे देखिए फिगर नंबर 4 में, यहाँ 3 माइक्रोन्यूक्लियस 4 बने, 3 माइक्रोन्यूक्लियस क्या हो जाते हैं, ये नष्ट हो जा रहे हैं, और बच रहा है 1 माइक्रोन्यूक्लियस कॉन्जुगेंट ए में और 1 माइक्रोन्यूक्लियस कॉन्जुगेंट बी में। तो 4 डॉटर माइक्रोन्यूक्लियाई बनने के बाद दोनों ग्रुप में से 3 माइक्रोन्यूक्लियस नष्ट हो जाते हैं और 1 माइक्रोन्यूक्लियस बचता है। अब अगले स्टेप में क्या होता है, 1 माइक्रोन्यूक्लियस बचा। अगले स्टेप में क्या होता है, इन दोनों बचे हुए माइक्रोन्यूक्लियस को आप गैमेटिक न्यूक्लियस भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, गैमेटिक न्यूक्लियस। इसमें क्या होता है, इसमें अनइक्वल डिवीजन होता है, ध्यान रखिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा अगर आपको कॉन्जुगेशन समझना है। तो इसमें क्या होता है, इसमें सबसे पहले क्या हो रहा है, यहाँ फोर्थ डायग्राम में आप देखिए 3 नष्ट हो गए, बचा 1। इन दोनों न्यूक्लियस में, कॉन्जुगेंट ए के बचे हुए माइक्रोन्यूक्लियस में और कॉन्जुगेंट बी के बचे हुए माइक्रोन्यूक्लियस में क्या होता है कि इसमें अनइक्वल डिवीजन होता है। अनइक्वल डिवीजन जब होगा तो एक बड़ा केंद्रक बनेगा और एक छोटा बनेगा, और ऐसा दोनों में होता है। यहाँ भी बड़ा बना, कॉन्जुगेंट ए में बड़ा बना, कॉन्जुगेंट बी में भी बड़ा बना, कॉन्जुगेंट ए में एक छोटा बना और कॉन्जुगेंट बी में भी छोटा बना। तो ये जान लीजिए ये अनइक्वल डिवीजन की वजह से ही हो रहा है। अनइक्वल डिवीजन जब होता है तो एक बड़ा केंद्रक बनता है। बड़े वाले केंद्रक को आप स्टेशनरी गैमेट न्यूक्लियस बोलते हैं। स्टेशनरी गैमेट न्यूक्लियस यहाँ भी बना है और स्टेशनरी गैमेट न्यूक्लियस यहाँ भी बना है, मतलब कॉन्जुगेंट ए में भी बना, कॉन्जुगेंट बी में भी बना। और जो छोटा वाला होता है वो माइग्रेटरी गैमेटिक न्यूक्लियस होता है। यहाँ देखिए माइग्रेटरी गैमेटिक न्यूक्लियस होता है, और ये मूव करता है कॉन्जुगेंट ए का माइग्रेटरी गैमेटिक न्यूक्लियस कॉन्जुगेंट बी के स्टेशनरी न्यूक्लियस से फ्यूज करता है, और कॉन्जुगेंट ए का माइग्रेटरी न्यूक्लियस कॉन्जुगेंट बी का माइक्रोन्यूक्लियस कॉन्जुगेंट ए से, मतलब एक्सचेंजिंग होती है। ए का माइग्रेटरी न्यूक्लियस बी के स्टेशनरी न्यूक्लियस से मिलता है और बी का माइग्रेटरी न्यूक्लियस कॉन्जुगेंट ए के स्टेशनरी न्यूक्लियस से मिलता है। मिलता क्या है, फ्यूज कर जाता है। फ्यूज करने के बाद फिर यहाँ बचते हैं सिंगल न्यूक्लियस बचते हैं। अब इनको हम क्या बोलते हैं, जाइगोटिक न्यूक्लियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जाइगोटिक न्यूक्लियस बोलते हैं। जाइगोटिक न्यूक्लियस बनने के बाद जो दोनों पैरामीशियम आपस में जुड़े हुए थे, जिनको हम कॉन्जुगेंट ए और कॉन्जुगेंट बी डिनोट किए थे, यहाँ देखिए कॉन्जुगेंट ए और कॉन्जुगेंट बी डिनोट किए थे, दे बिकम सेपरेट, ये अलग अलग हो जाते हैं। कब, जब जाइगोटिक न्यूक्लियस बन जाता है, जब जाइगोटिक न्यूक्लियस बन जाता है उसके बाद ये अलग अलग हो जाते हैं। जब अलग अलग हो जाते हैं तब इनको बोलते हैं क्या, एक्स कॉन्जुगेंट ए और एक्स कॉन्जुगेंट बी। हाँ, तो देखिए अब आगे के डायग्राम में हम देखते हैं, जैसा कि मैंने बताया कि दोनों जाइगोटिक न्यूक्लियस बनने के बाद दोनों कॉन्जुगेंट ए और कॉन्जुगेंट बी बिकम सेपरेट, एंड नाउ कॉन्जुगेंट ए बिकम सेपरेट, कॉन्जुगेंट बी बिकम सेपरेट। और सेपरेट होने के बाद इनको हम बोलते हैं कॉन्जुगेंट ए और कॉन्जुगेंट बी। कॉन्जुगेंट ए हो गया ये, और ये कॉन्जुगेंट ये ए और कॉन्जुगेंट बी। अब दोनों में आप देखिए एक न्यूक्लियस कॉन्जुगेंट ए में भी है और एक न्यूक्लियस क्या है, कॉन्जुगेंट बी में भी है। कॉन्जुगेंट ए और कॉन्जुगेंट बी में बचे हुए एक एक न्यूक्लियस 3 बार डिवाइड होते हैं और सिंपल माइटोसिस डिवीजन होता है।
समसूत्री विभाजन इसको बोलते हैं। तो एक बार डिवाइड होगा तो 1 से 2 बनेगा, दोनों में देख रहे हैं 2 बनेगा। दूसरी बार डिवाइड होगा 2 से 4 बनेगा, और तीसरी बार डिवाइड होगा तो 4 से 8 बनेगा। तो 3 टाइम्स माइटोसिस डिवीजन होता है, जिसमें जाइगोटिक न्यूक्लियस कॉन्जुगेंट ए का एक बार डिवाइड होता है 2 बनाता है, दूसरी बार डिवाइड होता है 4 बनाता है, और तीसरी बार डिवाइड होता है 4 से 8 बनता है। ऐसा कॉन्जुगेंट ए में भी होता है, कॉन्जुगेंट बी में भी। आप नीचे भी देख रहे हैं 1 से 2 बना, 2 से 4 बने, और 4 से 8 बने। 8 न्यूक्लियस बनने के बाद, 8 डाटर न्यूक्लियाई बनने के बाद, इसमें से 4 जो है कॉन्जुगेंट ए के और कॉन्जुगेंट बी के बड़े हो जाते हैं, जिनको हम 4 मैक्रो न्यूक्लियाई बोलते हैं, और 4 छोटे हो जाते हैं, जिनको हम माइक्रो न्यूक्लियाई बोलते हैं। लेकिन बड़े वाले 4 के चारों बचे रहते हैं, जबकि छोटे वाले चारों माइक्रो न्यूक्लियस में से 3 आप देख रहे हैं स्पष्ट रूप से, दे बिकम डीजेनरेट, ये नष्ट हो जाते हैं। तो 4 बड़ा वाला केंद्रक 4 मैक्रो न्यूक्लियस बचता है, और सिंगल 1 माइक्रो न्यूक्लियस बचता है। उसके बाद ये साइटोप्लाज्मिक डिवीजन करने के लिए खांच का निर्माण करते हैं। साइटोप्लाज्मिक डिवीजन करने के लिए खांच का निर्माण करते हैं, जिसको हम बोलते हैं सेल फरो। यहाँ से देखिए दोनों तरफ से ये पैरामीशियम की बॉडी दबने लगी है, इसको हम बोलते हैं फरो फॉर्मेशन। फरो फॉर्मेशन होने के बाद 2 माइक्रो न्यूक्लियस ऊपर की ओर और 2 माइक्रो न्यूक्लियस नीचे की ओर हो जाते हैं, जबकि माइक्रो न्यूक्लियस क्या है, सिंगल है, तो ये अगेन डिवाइड बाय सिंपल माइटोटिक डिवीजन। तो बॉडी जब इसकी डिवाइड होगी तो देखिए 2 माइक्रो न्यूक्लियस ऊपर चले जाएंगे, 2 माइक्रो न्यूक्लियस नीचे चले जाएंगे, और जो सिंगल माइक्रो न्यूक्लियस कॉन्जुगेंट ए का था वह भी डिवाइड हो जाएगा, लेकिन उसको डिवीजन करना पड़ेगा। यहाँ चौथी बार डिवीजन हो रहा है माइक्रो न्यूक्लियस में। एक बार डिवाइड हुआ 2 बार डिवाइड, दूसरी बार डिवाइड हुआ 4, तीसरी बार डिवाइड हुआ तो 4 से 8 में से अब मैक्रो न्यूक्लियस बन गए 4 माइक्रो न्यूक्लियस बन गए। माइक्रो में से 3 नष्ट हो गए, जो एक बचा वो फिर से डिवाइड होगा। तो साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होने के बाद फरो फॉर्मेशन जैसे ही कंप्लीट होगा तो 2 डाटर पैरामीशियम सबसे पहले बनेंगे, और ऐसा कॉन्जुगेंट ए में भी होगा और कॉन्जुगेंट बी में भी होगा। मतलब जो कॉन्जुगेंट ए में हो रहा है वही कॉन्जुगेंट बी में हो रहा है। आप इसको कॉन्जुगेंट ना कह के आप एक्स कॉन्जुगेंट कहेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि ये सेपरेट हो चुके हैं। तो अब एक्स कॉन्जुगेंट ए में अभी 2 बड़े वाले न्यूक्लियस है और एक छोटे वाला न्यूक्लियस है, और कॉन्जुगेंट बी में भी 2 बड़े वाले न्यूक्लियस है और एक छोटा वाला न्यूक्लियस है। मतलब 2 मैक्रो न्यूक्लियाई एंड 1 माइक्रो न्यूक्लियाई इन दिस डाटर पैरामीशियम। सो दे अगेन फॉर्म फरो फॉर्मेशन करेंगे। सेम प्रक्रिया जो ये है, डिवाइड होगी। तो जब फरो फॉर्मेशन करेंगे तो फिर एक समस्या आएगी कि ये तो डिवाइड हो जाएंगे, यहाँ से डिवाइड हो जाएंगे, यह भी डिवाइड हो जाएगा यहाँ से। लेकिन समस्या ये है कि माइक्रो न्यूक्लियस तो 2 हैं, लेकिन माइक्रो न्यूक्लियस क्या है, सिंगल है। तो माइक्रो न्यूक्लियस में यहाँ फिर से क्या होगा, माइटोटिक डिवीजन होगा, जैसा कि यहाँ हो रहा है। तो एट लीस्ट अगेन फरो फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन बोथ 2 डाटर पैरामीशिया, एंड एट लीस्ट 4 डाटर पैरामीशियम are formed from each X conjugate with 1 macronucleus and 1 micronucleus। तो इसके लिए यहाँ क्या हो रहा है, सेम प्रक्रिया जो यहाँ चली है वही यहाँ भी हो रहा है। बस इसमें 4 माइक्रोन्यूक्लियाई थे, इसमें 2 हैं, लेकिन फरो फॉर्मेशन फिर हो रहा है, जिससे एक ऊपर चला जाएगा एक नीचे चला जाएगा। लेकिन यहाँ सिंगल है माइक्रोन्यूक्लियस, तो सिंगल माइक्रोन्यूक्लियस होने की वजह से यह माइटोटिक डिवीजन करेगा, और फिर 4 डाटर पैरामीशियम यहाँ बनेंगे, और दोनों
conjugate से 4 daughter paramecium from X conjugate A and 4 daughter paramecium X conjugate B। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि कॉन्जुगेशन की प्रक्रिया संपन्न होने पर टोटल 8 डाटर पैरामीशियम का फॉर्मेशन होता है। थैंक यू। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आपको समझने में कोई दिक्कत आ रही है तो आप अपने क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। मैं हर एक कमेंट देखता हूं तो निश्चित तौर पे मैं कोशिश करूंगा कि आपके सभी समस्याओं को, सभी डाउट्स को क्लियर करने का प्रयास करूं। विनीत सिंह एकेडमी ऑफ बायोलॉजिकल साइंस की तरफ से आप सभी लोगों को धन्यवाद।